हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा डे 30 और डे 30 में आज हम टॉपिक करने वाले हैं अंतिम सरकार का गठन। तो आपको पता ही है कि पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, तो पूर्वालोकन सीरीज में मैं इस समय 2 से 3 टॉपिक करवा रही हूँ आपको। तो देखते हैं 2 टॉपिक हो पाते हैं कि 3, तो जैसे हो पाएंगे वैसे आपको पता चलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ तो मैं 2 टॉपिक कराऊंगी, और छोटा वीडियो हुआ तो मैं जो है 3 टॉपिक कवर करा दूंगी आपको। तो ये आप मान के चलिए कि हमारा शायद लास्ट वीडियो होगा, और नहीं तो अगर बचा तो शायद 1 टॉपिक 2 और बचे तो फिर 1 वीडियो और आएगा, और उसके बाद हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। तो ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी तो मदद हो ही रही है मेरे थ्रू, तो उनकी भी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर मैं हेल्प दे सकती हूँ तो आप भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरा ये सीरीज। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और अपना जो है ना टॉपिक शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो अंतिम सरकार का गठन 1946। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। कांग्रेस के द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। 1946 की अंतिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। 1946 में वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी.एच. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग करी। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह निर्देशित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआ आखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे नोट्स फिनिश, और अब हम चलते हैं फटाफट से अपने पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये करी है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया, और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य और कृषि विभाग। कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, और इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो वो देखते थे आसफ अली, यानी कि अरुणा आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था।
ठीक है। नेक्स्ट, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो था आपका वित्त विभाग। ठीक है। तो 1946 में विमल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया। ठीक है। कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो वो थे लियाकत अली खां। नेक्स्ट, कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो भाई भीमराव अंबेडकर अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो भाई लियाकत अली खां मंत्री नहीं थे और अबुल कलाम आजाद नहीं थे उस समय। ठीक है, ये बाद में शामिल हुए हैं दोनों लोग। नेक्स्ट, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल प्रांत में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो वो 16 अगस्त 1946 की तिथि उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस के लिए सुनिश्चित की थी। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये पहला टॉपिक खत्म और अब हम चलते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता पे। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। ठीक है। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। उन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। एक सेकेंड, उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के व्यक्तित्व के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का ये सुझाव था कि अंतिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का ये सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में
भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 14-15 जून 1947 की संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पडिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके फटाफट से PYQ कर लेते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय पार्टी की सत्ता किसकी थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। ठीक है, अब फटाफट से बस क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्वतंत्र होने के समय कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट, माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन योजना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है। माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। ठीक है, देश के विभाजन की और सत्ता के हस्तांतरण की, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। नेक्स्ट, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, तो ये 3 जून 1947 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ठीक है, और इसका कारण है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कारण तो यही था। नेक्स्ट, अब नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, ये बताइए। तो स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने करी। तो भाई यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता तो नहीं बनी रही है। ठीक है, और दूसरा वाला आपका सही है। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थ था। तो बाल्कन प्लान उपस्थ था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। मुझे लॉर्ड कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नाम लेती हूँ माउंटबेटन। लॉर्ड, ईश्वर, लॉर्ड ऐसे बना के रखा हुआ है। चलिए, मुझे कुछ इसमें क्या ही बोलूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तो ये बताना है आपको। तो हाँ, बिल्कुल स्वीकार किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। वो द्विराज सिद्धांत को मानती थी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ए सही होगा। ठीक है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है। नेक्स्ट, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये रेडक्लिफ ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। तभी तो रेडक्लिफ लाइन अभी भी है ना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो करी थी जे.बी. कृपलानी ने। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो वो किया था अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया, तो ये थे डॉक्टर किचलू। कौन थे? डॉक्टर किचलू। ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था, तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। नेक्स्ट, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण करी, तो भाई सत्याग्रहण की थी आपके संविधान सभा ने। किसने ग्रहण करी थी? संविधान सभा ने। ठीक है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था, तो ये गाया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। किसने गाया था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। ठीक है। नेक्स्ट, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो गवर्नर जनरल ने करी थी। ठीक है। तो पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे, और उस समय माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल, उन्होंने इनकी नियुक्ति करी थी। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है आपका माउंटबेटन। कौन है? सॉरी, क्या बोला मैंने? सी राजगोपालाचारी है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो अंतिम है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है राजगोपालाचारी।
ठीक है। और अंतिम कौन है? अंतिम भी राजगोपालाचारी है। ठीक है। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो अंतिम वायसराय है माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, तो विधि मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो भाई सही क्रम बताना है। तो भाई देखो मैं बता देती हूँ, राजेंद्र प्रसाद है, एस राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है और वीवी गिरी है। तो मैंने ये कैसे बताया? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले जो है वो राष्ट्रपति थे। तो मैं उनका कालक्रम बता देती हूँ, 1950 से बने 1962 तक। ठीक। उसके बाद राधाकृष्णन आते हैं दूसरे नंबर पर, वो रहे 1962 से 1967 तक। ठीक है। फिर तीसरे रहे जाकिर हुसैन। ठीक है। ये रहे हैं 1967 से 1969 तक। ठीक है। और फिर उसके बाद है वीवी गिरी चौथे हैं। तो वीवी गिरी का मैं आपको बता देती हूँ 1969, यहीं पे बता दूँ, 1969 से 1974 तक रहा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और सरदार पटेल ने किया था। ठीक है। चलिए, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने दिल्ली में किस और किन प्रांतों में लोक निर्धारित संस्तुति की थी? तो ये की थी आपकी सिंध में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, बलूचिस्तान में, सभी में। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो जेबी कृपलानी ने करी है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए? तो वो थे महात्मा गांधी, जो कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। तो यही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आर कोपलैंड का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये है के.एम. पडिक्कर। कौन है? के.एम. पडिक्कर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो अंग्रेजी महाराज थे जॉर्ज षष्टम। ठीक है, यानी छठे नंबर के। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है फिनिश। तो अब कर लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज करें तो चलिए ये कर लेते हैं कल के टॉपिक में, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। या फिर कर लेते हैं इसको, भारत का संवैधानिक विकास। चलिए, अच्छा, भारत का संवैधानिक विकास हम इसमें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको पढ़ डालिए फटाफट। स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। ये उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मैस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ठीक है। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना में रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए।
वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार ये सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये सब का सब हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अपने टॉपिक्स में, इसलिए मैं बहुत फास्ट में करा रही हूँ, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ये वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारतीय शासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। कैनिंग ने भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति ना प्राप्त कर ले। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों को बढ़ा दिए गए। बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, तो यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। बाद में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि वे सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ
मॉन्टफोर्ट सुधारों और 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होनी चाहिए थी को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया तथा आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्याय की स्थापना आदि। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना करी। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा। तो अब हमारा यहाँ पे नोट्स फिनिश होता है और अब हम चलते हैं पीवाईक्यू करने में। तो फटाफट से इसके पीवाईक्यू भी कर लेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है 1773 में। नेक्स्ट, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है 1773 में। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सेम क्वेश्चन है, 1773 में। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें से भाई कोई नहीं है, ये तो हमारे 1773 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, सॉरी 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, बहुत जल्दबाजी में हूँ। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो ये 1786 के एक्ट ने जो है ये अधिकार दे दिया था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ठीक है। ऐसे विनिमय का कारण क्या था? तो ऐसे विनिमय का कारण था कि कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित अपनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ठीक है।
भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो ये किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो हमें ये बताना है कि कौन सा एक प्रावधान नहीं था। तो इसमें से आपका प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन था। ठीक है, उसके बाद काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदलना, ये भी था। काउंसिल में गवर्नर जनरल की विधिकर्ता को सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी था। लेकिन गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये जो था वो नहीं था। ठीक है, तो ये वाला टी ऑप्शन नहीं था। क्या है? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार किया गया। तो सिद्धांता प्रतियोगी परीक्षाओं को किया गया था 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया चार्टर एक्ट 1853 ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं नियंत्रण परिषद में। तो भाई नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 1784 के पिट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई। ठीक, ईसाई मशीनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली 1813 के चार्टर के द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई 1833 के चार्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पे भी हमें कूट का मिलान करना है, तो चलो मिला लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 तो चार्टर एक्ट 1813 जो है वो है आपका ये भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है, अब आता है एक्ट ऑफ 1858। तो एक्ट ऑफ 1858 ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और बात करते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट की, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के ईस्ट इंडिया अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो भाई ये एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था आपका, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको खो दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 1834 में। नेक्स्ट, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत
ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यही वाला ऑप्शन खाली राइट है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, वीडियो हो रहा है बड़ा। तो किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आपका 1861 के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से किस एक के अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभाग की पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और बल प्रदान किया गया? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये है 1892 में। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी? तो ये की 1892 में। नेक्स्ट, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो 1835, 1867, 1878 और 1908। नेक्स्ट, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? तो सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भाई ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने जो है पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को माना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लियोनेल कार्टेस को। ठीक है, नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब था लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता को। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। तो निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करने वाले हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रही हैं। ये वाला आपका रॉन्ग है। और सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं भैया। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो ये हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी क्या मची है, जब आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फटाफट कराई जा रही हैं। तो देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि अब ख़त्म हो जाए, फटाफट ये फिनिश हो जाए तो हम नया अपना जो है स्टार्ट करें। अब मैं एक दिन के लिए फालतू में जो है ना पूरा एक डे बर्बाद नहीं करना चाहती। तो मैं अब अगले दिन से जो है ना नया अपना सब्जेक्ट शुरू करने वाली हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि आज का आज ही 3 टॉपिक में कवर हो जाए। तो इसलिए बस थोड़ा सा फास्ट करें। अभी तक तो मैंने आराम से कराया ही है, बस आज ही फास्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करिए और कर लीजिए। वैसे भी ये पूरा टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है कि हम बार बार उसकी चीज़ को पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम बार बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हर टॉपिक से। तो ये सारे टॉपिक्स का निचोड़ है। ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। तो मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे आपके एक संघ का प्रावधान और प्रांतों का स्वायत्त देना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करी। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, अब आते हैं कथनों पर विचार करना है भाई। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। ठीक है,
और इसके साथ साथ गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति और स्वयं के द्वारा विधि बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त करी। तो क्या समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल। ये संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, बिल्कुल। और ये केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ठीक है, तो तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्टिक युक्त नहीं है? तो केंद्र में 60 ही 7 राज्यों में द्वैध शासन ये युक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा है 1935 के अधिनियम ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार कर दिया था। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। तो हमें पता है 2 निर्वाचन हुए हैं, एक तो हुआ है 1926 का और दूसरा हुआ है 1945 का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। ठीक है, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को। किसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? तो ये आपका अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सूची से हमें सूची का मिलान करना है भाई। ठीक है, तो चलिए आइए मिलान कर लेते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इन सबको हम जो है मिला लेते हैं भाई। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है आपका। इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत भाई सुप्रीम कोर्ट, एक सेकेंड कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ तब हो पाएगा। इसके तहत क्या हुआ था? 1773 के तहत, तो इसके तहत हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है वो आपका ऐतिहासिक नहीं था। तो अब यहाँ पर होता है हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश। तो अब हम आधुनिक इतिहास विविध को नेक्स्ट उसमें करेंगे और इसमें आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होगा। तो आज ये मान के चलिए कि आज आपका ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश होता है और इसको मैं करवा दूंगी कंप्लीट आपको।
तो अब हम एक नया टॉपिक एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जल्दी। या तो मैं हिंदी शुरू करूंगी या तो फिर साइंस और ज्योग्राफी में से कुछ स्टार्ट होगा, लेकिन वो पूर्वालोकन सीरीज नहीं होगी। मैं अब यूथ कॉम्पिटिशन के आपको सॉल्व पेपर्स कराऊंगी जो मतलब आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। तो मैं आपको वो बुक कराने वाली हूँ 2024-25 वाली, तो लेटेस्ट बुक कराऊंगी आपको। तो उसके लिए तैयार रहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद जानू को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए टारगेट के साथ में कल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।